नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अवतार सिंह जी, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिशियन है और डायरेक्टर अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर है, जिनसे आज हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बोन से रिलेटेड जो कि प्रिवेंटेबल है, लेकिन आज भी लोग उससे जूझ रहे हैं। और विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम आपकी ओपीडी में जो रश देख रहे हैं, जाहिर है लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग जहाँ पर आपको दिखाने आते हैं एक फेथ के साथ। समझना चाहेंगे सर, कौन सी ऐसी डिजीज है जो ज्यादा लोग लेके आते हैं? थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय क्लिनिक। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि सबसे जो कॉमन बीमारियां जो लोगों को हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा, उसके अलावा जो सबसे कॉमन डिजीज है यहाँ के लोगों की, खास करके श्रीनगर के लोगों की, तो वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का, घुटनों की दर्दों का। तो ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो यहाँ पे घुटनों की दर्दों के शिकार हैं। सर, घुटनों की दर्दों के शिकार का आपने कहा, सर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने कहा, सर क्या कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस का? इस ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार तो ये फैमिलीज में ही रन करते हैं। और इसके अलावा जो कारण होते हैं वो जैसे ओबेसिटी, जिस बंदे का वजन ज्यादा बढ़ जाए, तो हमारे घुटने तो नेचर ने दिए हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर वेट उठाने को दिए होते हैं। अगर उससे ज्यादा हम वेट इन पे डालेंगे ना, तो वो घुटने के ऊपर जो कार्टिलेज होती है ना, हड्डी के ऊपर, वो कार्टिलेज एक रबर की तरह होती है, वो धीरे धीरे घिस जाती है और वो घिसने से पेशेंट्स को दर्द होने लगती है। सो मोटापा सबसे बड़ा कारण है घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस का। इसके अलावा एजिंग, जब जब बंदा बूढ़ा होता है, रफली 50 के बाद, तो उम्र के साथ साथ भी वो कार्टिलेज घिसने लगती है। और दुनिया में तकरीबन 25% लोगों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी पाई जाती है, लेकिन इस रीजन में, खास करके श्रीनगर वाले रीजन में ज्यादा कॉमन है। सर, आपने कारण बहुत सारे बताए। एक तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो कि मोटापे से ये समस्या हो रही है। दूसरी आपने कहा सर एजिंग। सर एजिंग तो सभी पर आती है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो इससे पीड़ित होते हैं। तो सर क्या हम क्या समझे कि रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोन कौन है, मतलब जो लोगों को समस्या हो जाती है? रिस्क फैक्टर और प्रोन वो लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है। और दूसरा कारण है कि लोग चप्पी मार के बैठते हैं, जैसे नीचे नमाज पढ़ने वाली जो मुद्रा है, या जैसे गुरुद्वारे में लोग जैसे चप्पी मार के बैठते हैं, या जो पहलवान जो लोग जो अपने घुटनों पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। सो ये नीचे बैठने वाली जो प्रथा है ना, उसके कारण भी घुटने ज्यादा खराब होते हैं, खराब हो सकते हैं। सर कहा जाता है जब भी आर्थराइटिस होता है ये एक साइलेंट डिजीज की तरह होता है। लोग ज्यादा जब समस्या बढ़ जाती है तभी पहुंच पाते हैं। सर कैसे समझा जाए, क्या ऐसे लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि यहाँ से ही हम समझ जाए? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि शुरुआत में इसको कैसे पकड़ना है। इस बीमारी की 4 स्टेजेस होती हैं मैडम। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में अगर पकड़ लिया जाए तो काफी सारे लोग जो हैं वो ऑपरेशन से बच सकते हैं। जब 4th स्टेज में पहुंच जाए तो फिर ऑपरेशन से नहीं बचा जा सकता। तो शुरू शुरू में पेशेंट को क्या होता है कि वो उसकी चलने की जो समर्था है ना, वो कम हो जाती है। जैसे आज मैं सपोज 5 किलोमीटर चल पाता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे ये 5 किलोमीटर जो है वे नीचे आते जाएंगे और मैं कम चल पाऊंगा। और शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जब बंदा ज्यादा देर बैठता है ना, सपोज आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जब वो उठने लगता है ना, तो फिर उसके घुटने पेन करते हैं। और जब वो थोड़ी देर फिर चल लेता है तो फिर वो पेन कंट्रोल में आ जाती है। ये शुरू वाले सिम्टम होते हैं। जो सीढ़ी चढ़ना भी इसमें, हाँ, सीढ़ियां चढ़नी मुश्किल होती है, ज्यादा चलने में पेन होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ज्यो ज्यो ये बीमारी बढ़ती जाती है, हमारी टांगे जो पहले हम सीधी होती है ना, वो धीरे धीरे टेढ़ी होती है, थोड़ा सा कर्व आना शुरू हो जाता है। सर लेटेस्ट टेक्निक की अगर बात की जाए तो अमनदीप हॉस्पिटल फेमस है कि कोई भी कटा शटा जो हड्डी होती है वो उसको जोड़ जाड़ के ठीक कर देते हैं। सर लेटेस्ट टेक्निक क्या है कि जो घुटनों की अगर हम बात कर रहे हैं? घुटनों की जो लेटेस्ट
ऑपरेशन ही है, वो ऑपरेशन जो है वो रोबोटिक सर्जरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके रोबोटिक सर्जरी से, पुराना एक वर्ड था घुटने चेंज करने पड़ते हैं, एक्चुअली वो घुटने चेंज नहीं होते, इट्स ए मिथ कि घुटने बदल जाते हैं। घुटने नहीं बदलते, बाहर से घुटने वही रहते हैं। घुटने को थोड़ा खोल के, तो अंदर से जो बोन खराब होती है ना, तो रोबोटिक मशीन की हेल्प से जो सर्जन है वो उस हड्डी को घिसाते हैं, घिसा के उसको प्लेन कर लेते हैं, और उसके ऊपर जैसे हमारे दांतों में खोल फिक्स होते हैं ना, नकली जो दांत, ऐसे हड्डी पे भी खोल चढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली टर्म जो इसके लिए है वो जॉइंट रीसर्फेसिंग है। ठीक। तो जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो लेटेस्ट टेक्निक है ना, वो रोबोटिक जो सर्जरी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, और उसकी हेल्प से जो रोबोटिक ये नी रीसर्फेसिंग हो रही है, दैट इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट। वो सिर्फ 20 मिनट का ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन रहना पड़ता है, और विद इन ए मंथ बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है। इट्स लाइफ चेंजिंग एंड लाइफ सेविंग सर्जरी। ओके, गेम चेंजर साबित हो सकती है। सर, आपने जहाँ तक हमें बताया, इतना बता दीजिए कि सर्जरी का जो खर्चा आता है, जो क्या रहता है सर? देखो, ये जो सवाल है ना, मेरे को काफी बार लोग पूछते हैं जी। हिंदुस्तान जो है ना, वो सबसे सस्ता कंट्री है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और हिंदुस्तान में अगर अलग अलग स्टेट्स की बात की जाए ना, तो नॉर्थ इंडिया जो है, और जब जब इधर आते जाओ दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इधर रेट्स और कम हो जाते हैं। अगर आप दिल्ली जाके रोबोटिक सर्जरी कराओगे ना जी, तो 3.5 लाख में एक घुटना चेंज होता है। और वही घुटना अगर अमृतसर में, या मैं श्रीनगर में भी, मैंने 3 महीने से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट शुरू कर दी है। वी हैव ए हॉस्पिटल इन श्रीनगर ऑल्सो। तो ये सारा जो है, ये 2.25 लाख में एक साइड का ऑपरेशन हो जाता है। सर, क्या आयुष्मान जहाँ हमारा आई एम रियली सॉरी टू से, आयुष्मान जो है उसमें ये रोबोटिक सर्जरी कवर नहीं होती। आयुष्मान में सिर्फ हॉस्पिटल को मिलते हैं 80-90 हजार, तो उसमें क्या करोगे? ये सर्जरी वहाँ उस पर नहीं हो सकती। सर, श्रीनगर में आपने हॉस्पिटल स्टैब्लिश कर दिया आपका है, वहाँ पे जो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो रही है। हाँ, जम्मू के जो एक पहले हम सुना करते थे कि जम्मू में भी अमनदीप हॉस्पिटल जो है स्टैब्लिश होने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में खबर सही थी कि होने जा रहा है, वो कोई गवर्नमेंट की अड़चन से वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया। कोई कानूनी अड़चन थी, लेकिन अब दोबारा प्रोबेबली तकरीबन 6 मंथ्स में हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे और बनाएंगे। सर, आज हमारी बात हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए? एक मैसेज क्या देंगे आप? जो हड्डियों की वीकनेस होती है ना, वो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। वो भी उम्र के साथ, और अगर हम ज्यादा फिजिकल काम नहीं करते, उसके साथ हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। सो सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि हड्डियों को कमजोर होने से बचाना है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। डेली 45 मिनट्स अपनी सेहत पे लगाओ, सैर करो, एक्सरसाइज करो, और अपनी डाइट कंट्रोल करो। जंक फूड छोड़ो, नेचुरल फूड खाओ। जितने कुदरत ने हमें चीजें दी हुई है ना खाने की, आप रंग याद कर लो कि कलर्ड चीजें, जो कुदरती चीजें हैं कलर्ड, जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, बस कलर्ड चीजें जो नेचर ने दी है ना, वो खानी है। जंक फूड नहीं खाना, फिर आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बैलेंस डाइट और एक्टिव जो लाइफस्टाइल है वो हमारी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग रख सकता है। बहुत सारे ऐसे बोन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन आज भी हम जुड़ रहे हैं और आप हमें आज भी समझा रहे हैं। सर, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि उम्र के साथ ये नहीं सोचना है कि हमारी जो बोन्स हैं वो कमजोर होंगी ही। आप इन्हें स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं अगर आप जागरूक हैं। हमेशा जागरूक रहें अपनी हेल्थ को लेकर, और दूसरों को भी करते रहें, ताकि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।